हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का लेसन नंबर थर्ड। जो 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है उसका लेसन नंबर थर्ड पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं जो होता क्या है जनसंख्या संगठन। संगठन से आप सभी जानते होंगे ग्रुप। ग्रुप यानी कि संगठन, है ना। ग्रुप जनसंख्या संगठन होता क्या है, एक ग्रुप होता है, यानी कि जनसंख्या कितनी क्षेत्र में कितनी सारी फैली हुई है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो हम वीडियो को ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, मज़ेदार तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर थर्ड ज्योग्राफी का, जनसंख्या संगठन। अब इसको देखते हैं जनसंख्या संगठन होता क्या है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, मतलब जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उनमें से उन विशेषताओं को वो प्रदर्शित करता है, जिसमें आयु, लिंग, जिसमें आयु, किसी व्यक्ति की आयु कितनी है, जैसे कि 14 वर्ष है ना, 15 वर्ष। लिंग, उसकी कौन सा जेंडर है, उसका स्त्री है पुरुष है क्या है, का विश्लेषण, निवास का स्थान, उसका निवास स्थान कहाँ पर है, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, जनसंख्या संगठन में किया जाता है। यदि किसी स्थान पर जनसंख्या रहती है तो वो स्थान उसके लिए मूल्यवान होता है। उसकी जनजाति कौन सी है, वो कौन सी भाषा बोलता है, उसका धर्म क्या है, वो साक्षर है यानी कि पढ़ा लिखा है नहीं है, व्यवसायिक विशेषताएं, मतलब क्या व्यवसाय करता है, क्या काम करता है वो, ये सारी क्या कहलाती है, जनसंख्या संगठन को प्रभावित करते हैं कारक। तो इसे जनसंख्या संगठन कहते हैं, मतलब जनसंख्या का फैलाव। इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन व उसकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण यानी कि गाँव के लोगों का और नगरों के लोगों का जो संगठन होता है उसका अध्ययन भी किया जाता है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। आगे चलते हैं। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाए एवं निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का योगदान होता है। महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी जनसंख्या का, जनसंख्या कितनी है किसी क्षेत्र में है, तो उन सबको क्या है, देश का भावी विकास करने के लिए जनसंख्या उत्तरदायी होती है। तो लिंगानुपात देखते हैं। तो लिंगानुपात आप सभी जानते होंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव वगैरह करना, या फिर किसी को लिंग के आधार पर बांटना, जैसे कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी है, तो इनको क्या है, लिंग के आधार पर बांटना क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात से तात्पर्य है किसी देश में पुरुष और महिलाओं की संख्या, यानी कि कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं, तो उनका जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यह एक लिंगानुपात के रूप में निकाला जाता है जो पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात होता है। आया समझ में, लिंगानुपात यानी कि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के बीच में अनुपात, यानी कि दुनिया में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 990 महिलाओं का है, जो तालव्य से सबसे अधिक है, जो बहुत ज़्यादा है ना। 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं, सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है दुनिया का। महिलाएं 11, सबसे अधिक लिंगानुपात है ना 1187 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, और संयुक्त अरब अमीरात में 1000 पुरुषों पर 468 महिलाएं ही हैं, यानी कि बहुत कम लिंगानुपात है। कहाँ पर है, अरब अमीरात में। दुनिया के 72 देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है, क्योंकि वहाँ कन्या भ्रूण हत्या के साथ साथ महिलाओं की निम्न आर्थिक स्थिति का कारण भेदभाव है। यानी कि दुनिया की जो 72 देश है ना, वहाँ पर लिंगानुपात की प्रतिकूल स्थिति है, मतलब स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है और पुरुष ज़्यादा पाए जाते हैं। अब पुरुषों की संख्या ज़्यादा क्यों है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पुरुषों के साथ तो भेदभाव वगैरह नहीं किया जाता, बल्कि जो महिलाएं रहती हैं उनके साथ कन्या भ्रूण हत्या, मतलब क्या है, कोख में ही कन्या पैदा हो गई, मतलब लड़की हुई तो उसको है ना जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या कर दिया जाता है ना। साथ साथ महिलाओं के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ छुआछूत वगैरह जैसी बहुत सारी प्रथाएं वगैरह चलाई जाती है। सामान्य तौर पर चीन, भारत जैसे एशियाई देशों में लिंगानुपात कम है, क्योंकि यूरोप देश में लिंगानुपात अधिक है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात, अब विश्व में की जो जनसंख्या है उसका जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है, तो 990 स्त्रियां, मतलब 1000 पुरुषों पर विश्व में कितनी सर्वाधिक पाई जाती है, 990 ही स्त्रियां हैं।
स्त्रियों के लिंगानुपात प्रतिकूल होने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब प्रतिकूल यानी कि कम होने का कारण क्या है? लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख निम्न कारण है, जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या। मतलब यदि पता लगा लिया जाता है पहले कि कोख में लड़का है या लड़की, लड़का है या लड़की है ना, तो यदि लड़का हुआ तो उसको जन्म लेने दिया जाता है, और लड़की हुई तो उसको कोख के अंदर ही मार दिया जाता है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की जाती है, यानी कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट वगैरह की जाती है, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, यानी कि स्त्रियों के प्रति भी क्या की जाती है? घरेलू हिंसा की जाती है। स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, यानी कि स्त्रियों का जो सामाजिक स्तर है और आर्थिक स्तर है वो क्या है? निम्न है, यानी कि अर्थव्यवस्था भी खराब है, परिवार की अर्थव्यवस्था खराब है तो वो स्त्रियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और वैसे ही सामाजिक स्थिति यदि खराब हो गई, यदि समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव रखा जाता है, यदि कोई समाज में कोई लड़की बोलती है तो उसको चुप करवा दिया जाता है, प्राथमिकता लड़के को ही दी जाती है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव वगैरह किए जाते हैं। प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, और अनुकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप यूरोप है। यानी कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात कम पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? भेदभाव ज़्यादा किया जाता है। जबकि अनुकूल लिंगानुपात वाला यानी कि जहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है वो कहाँ पर है? यूरोप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? भेदभाव वगैरह नहीं किया जाते, सभी क्या है? शिक्षित लोग हैं। प्रतिकूल लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जैसे कि हमारा एशिया, भारत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या है? स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रतिकूल स्थिति है, यहाँ पर स्त्रियों के साथ भेदभाव वगैरह किया जाता है। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा करना, है ना, ऐसे सभी कार्य के जो स्त्रियों की संख्या को कम करते हैं। विश्व में 72 देश से इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि प्रतिकूल स्थिति में ही आते हैं। अनुकूल स्थिति जो यूरोप में है, तो जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहाँ स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में होती है। स्त्री शिक्षा, रोजगार, मतलब स्त्रियों को पढ़ाया जाता है, उनको रोजगार दिया जाता है, मतलब वो काम पर भी जाती है और पैसे भी कमाती है। इनके जीवन के विकास में अनुकूल दशाएं होती है। सरकारी नीतियाँ स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। ये सब क्या है? ये सब इन सब से यदि स्त्री एजुकेटेड हो गई तो वो बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कमाएगी और अनुकूल स्थिति हो जाएगी, और वो कन्या भ्रूण जैसी प्रथाओं को नहीं मानेगी। विश्व के 139 देश इसी श्रेणी में आते हैं। वृद्धि होती जनसंख्या, अब जो वृद्धि होती जनसंख्या यानी कि जनसंख्या का बढ़ाव कैसे हो रहा है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है, यानी कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो जाते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्म दर के कारण उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ी है, यानी कि निम्न जन्म दर यानी कि लोग यदि कम जन्म ले रहे हैं तो जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा विकसित होंगे और ज़्यादा वृद्ध होंगे, यानी कि वर्गों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। आयु संरचना किसे कहते हैं? आयु के आधार पर लोगों के जीवन काल को बांटना ही आयु संरचना कहलाती है, जैसे कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सब क्या है? आयु संरचना के अंतर्गत आते हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न आयु वर्ग के में लोगों का कितना प्रतिशत है, मतलब कितना प्रतिशत किशोरावस्था में है ना, 0 से लेकर 14 वर्ष तक, कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में 0 से लेकर 5 वर्ष तक, है ना, 14 से लेकर 30 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था चलती है, और फिर 30 से 60 तक वृद्धावस्था चलती है। तो इसमें क्या है? कितने लोग रहते हैं, कितने रहते हैं, ये सब क्या है? आयु संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 3 आयु वर्ग आते हैं। 0 से लेकर 14 वर्ष तक बाल वर्ग यानी कि बाल्यावस्था चलती है, और प्रौढ़ वर्ग प्रौढ़ावस्था 15 से 49 तक चलती है, और वृद्धावस्था 60 से अधिक समय तक चलती है। तो देख लीजिएगा आप, आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है? यदि जनसंख्या 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या हो, यानी कि बाल्यावस्था अधिक हो, तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। आश्रित जनसंख्या मतलब ये क्या है? 0 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु का जो बालक रहता है वो माता पिता पर ही आश्रित रहता है, वो इधर उधर काम करने नहीं जाता, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमी गति से होगा। 15 से 59 वर्ष की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा
अर्जक जनसंख्या अधिक होने के कारण संभावनाएं होगी जो देश में संसाधन को दोहन करने में सहायता करेगी और देश का विकास करेगी। यदि कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी, है ना, युवा वर्ग ज़्यादा होगा, 15 से 59 वर्ष की आयु का युवा वर्ग होता है ना, जवान आदमी, और ज़्यादा हुआ तो देश का विकास करेगा, आर्थिक सहायता करेगा, है ना। और 60 के ऊपर की आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धि की देखभाल पर अधिक व्यय होने की का संकेत मिलता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या की जनन के निर्धारण के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत महत्व है। आयु लिंग पिरामिड संरचना। जनसंख्या के आयु लिंग संरचना का आयु पारा विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री व पुरुषों की संख्या से है। पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंगी संरचना को दर्शाता है ना, आयु लिंगी संरचना को दर्शाता है। आयु लिंग संरचना। आयु लिंग संतुलन के लिए उत्तरदायित्व कारक जन्म दर और मृत्यु दर, है ना, मतलब जो अनुपात रहता है, जो ग्राफ है वो आयु के आधार पर कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, तो उसको देखते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर। विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, यानी कि मृत्यु दर अधिक हो गए, यानी कि मरने वाले की संख्या ज़्यादा हो गई, तो लिंग अनुपात में असंतुलन हो गया। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक हो रहा है, यानी कि पुरुष ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और स्त्रियां कम जन्म ले रही है। और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है, मतलब उनको नीचा समझा जाता है। प्रवास के कारण भी उद्भव और गंतव्य दोनों में लिंगानुपात प्रस्तावित हो रहा है। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अधिक कर रहे हैं, यानी कि पुरुष क्या कर रहे हैं, अधिक प्रवास कर रहे हैं, और स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है। ग्रामीण और नगरीय जीवन। गाँवों के लोग रोजगार व सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, यानी कि नगरों में जाकर रहने लगे जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। ग्रामीण और नगरीय संगठन। ग्रामीण और नगरीय संगठन को देखते हैं। इसका निर्धारण लोगों के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका व सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब गाँवों का जो जीवन होता है अलग प्रकार से जीते हैं और शहरों में अलग प्रकार से जीते हैं। साक्षरता दर। साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू होता है ना, और किसी भी देश में साक्षरता जनसंख्या अनुपात, है ना, सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। मतलब जनसंख्या का कितना अनुपात बढ़ रहा है, वो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति यदि अच्छी होगी तो वहाँ का विकास भी अधिक होगा, और साक्षरता दर यदि समाज में आती है और आर्थिक विकास होता है तो साक्षरता दर भी बढ़ेगी, और लोग स्त्री और पुरुषों में भेदभाव कम करेंगे और देश का विकास होगा। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कार्य। आर्थिक विकास का स्तर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर अथवा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। मतलब जहाँ पर है ना अल्प विकसित, मतलब जहाँ पर पढ़े लिखे कम है, अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर, मतलब जहाँ पर लोग पढ़े लिखे कम है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी कम ही होगी और साक्षरता भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़े नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था जहाँ पर जैसे नगरों में है ना, नगरों में लोग क्या है, पहले से पढ़े लिखे हुए रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर कुछ ना कुछ बनाने के लिए सोचते हैं, यानी कि साक्षरता दर अधिक पाई जाएगी, उच्च पाई जाएगी। नगरीकरण। जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करते हैं वहाँ साक्षरता दर उच्च होती है, जैसे कि यूरोप में, यानी कि माता पिता भी पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि गाँव में लोग क्या है, माता पिता कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी सोच बिल्कुल प्राचीन होती है, जिससे प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई कम होगी, साक्षरता दर घटेगी गाँव में। महिलाओं की सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, इसलिए महिलाओं साक्षरता दर निम्न पाई जाती है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। मतलब जहाँ पर लोग कृषि करते हैं तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, महिलाओं को खेती कार्यों में लगा देते हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते, बल्कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर जहाँ पर कमाई वगैरह के साधन उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर काम पर जा सकते हैं और उच्च पैसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी क्वालिटी के आधार पर, तो महिलाओं को वहाँ पर पढ़ाया जाता है। व्यावसायिक संरचना। परिश्रम युक्त व्यवसाय कार्यों में संलग्न तथा किन्हीं कार्यों में जीवनोपार्जन करने वाले जनसंख्या के समूह को व्यावसायिक संरचना कहते हैं, यानी कि व्यवसाय में लगे हुए लोग। जिस देशों में अधिक
अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, उनका आर्थिक स्तर निम्न होता है। प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या आते हैं, खेती वगैरह ना, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, है ना, तो इनमें आते हैं। निम्नता वहाँ की होती है, निम्न स्थिति होती है, वहाँ पर साक्षरता दर कम होती है। लेकिन जहाँ पर व्यवस्था कृषि पर आधारित होगी वहाँ पर अधिकांश लोग द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ व्यवसाय में लगे होते हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति उच्च होती है। जहाँ पर तृतीयक, द्वितीयक और चतुर्थ व्यवसाय में लोग लगे हुए रहते हैं तो वहाँ पर स्थिति अच्छी होती है और अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पाए जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए आप सभी का साथ चाहिए और राम जी का आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों आप सब साथ दीजिएगा, हम बाकी सब हम संभाल लेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना कर देंगे। और आपको यदि सभी वीडियो जहाँ पर ट्रिक बनती है तो वहाँ पर ट्रिक भी बनाएंगे, यूट्यूब चैनल वीडियो वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी आराम से, और सारे के सारे लिंक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम जी के।